हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग न्यू बैच कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं देखेंगे इस वीडियो में और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यह वीडियो कमज़ोर छात्रों के लिए ही है, जो कि कहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री कठिन लगता है, तो मैं केमिस्ट्री को सबसे आसान बना दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जानेंगे कि ये पदार्थ क्या होता है। तो देखिए पदार्थ और द्रव्य ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए पदार्थ क्या होता है, देखिए ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो देखिए अब द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल से सबसे आसान और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए जैसे में यहाँ पर देखिए जल, जल, वायु, सोना और कुर्सी। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, मेज है। क्या है? मेज है। ठीक है, आप लोग इसको समझिए कि मेज है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये मेज है इसका कोई क्या होगा, भार होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यह 10 kg का है। कितनी केजी का है? 10 kg का है। ठीक है, और यह मान लीजिए 2 मीटर की दूरी घेर रहा है। ठीक है, ये 2 मीटर की दूरी घेर रहा है और इसका एक आकार भी है ना। इसका भी क्या है, एक आकार भी है और इसका एक भार भी है। तो ये क्या कहला गया, पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, यानी ये जो पूरा मान लीजिए क्या है, मेज है। ठीक है, जिसका जो वजन है 10 kg है। ठीक है, यानी इसका द्रव्यमान कितना, 10 kg है। देखिए इस जो वस्तु है यानी कि जो मेज है इसमें क्या है, इसमें द्रव्यमान भी है। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी, पदार्थ है। इसी को हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपके सामने कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर उसमें भार है और वह जगह भी घेर रहा है तो वह पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। यानी जो पदार्थ है ना उसका जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया गया है। किस किस आधार पर? तो देखिए फर्स्ट है कि भौतिक आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार पर। यानी कि जो पदार्थ है उसका जो वर्गीकरण है वह दो आधार पर किया गया है। फर्स्ट है कि भौतिक आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भौतिक आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी अवस्थाएं होती है, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो भौतिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं ना वह 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, यानी आधुनिक रूप से तो जो भौतिक आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। ठीक है, तो देख लेते हैं रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है क्या, मिश्रण। यानी कि रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतनी आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं।
तो देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया पीछे कि जो भौतिक आधार पर पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, कंडेंसेट होता है। तो देख लेते हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी सॉलिड स्टेट। तो देख लीजिए, ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन, जिसको हम भार कहते हैं, यानी आयतन को भार कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है। वहाँ पर क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। तो देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर लकड़ी हो गई और लोहे की छड़ और कांच पत्थर। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए क्या, एक लोहे की छड़ है। क्या है, मान लीजिए लोहे की छड़ है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक लोहे की छड़ है। ठीक है, अब इसका कुछ आकार भी है। ठीक है, यानी इसका क्या है, आकार भी है। आकार है ना, इसका भी क्या है, एक आकार है लोहे की छड़ का। ठीक है, और इसमें क्या है, एक भार है, यानी इसमें भार भी। तो मान लीजिए कि ये 10 kg का है। ठीक है, ये 10 kg का है और इसका आकार भी है। तो यह क्या है, ठोस अवस्था में है। यानी जो लोहे की छड़ है ये किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। यानी जो लोहे की छड़ है किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। यानी इसमें हम लोग क्या देखकर बताएं कि ये ठोस अवस्था में है। देखिए इसका भी क्या है, एक भार है। मान लीजिए कि इसका 10 kg भार है। ठीक है, और इसको हम जब देख रहे हैं तो यह किसी आकार का भी है। तो जब हम लोग को इसमें द्रव्यमान भी, यानी कि इसका आयतन भी पता चल रहा है और इसका क्या पता चल रहा है, इसका भार भी पता चल रहा है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो ठोस अवस्था हो जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोग को यह पूरे आसानी से समझ में आ गया होगा कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं द्रव्य अवस्था। तो देखिए द्रव्य अवस्था, जिसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। देखिए द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित, यानी कि जो वस्तु का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी जो आयतन होता है वह क्या, निश्चित होता है, और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसे द्रव अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्य अवस्था कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देखिए, जल हो गया, दूध, तेल आदि। ठीक है, जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। मान लीजिए इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें जल है। ठीक है, क्या है, जल है, और जो जल है, जल इसका कोई आकार होता है, नहीं होता है। इसका जो जल होता है उसका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन जल को हम अगर बाल्टी में भर कर उठाएंगे तो उसका कोई एक भार भी होता है, उसका भार होता है ना। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो जल है क्या है, द्रव्य अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं गैसीय अवस्था। तो देखिए गैसीय अवस्था, यानी गैसीय अवस्था क्या होता है, यानी गैसेस स्टेट। देखिए गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। यानी कि गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जैसे में ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या है, सब गैसीय अवस्था में, ये सब क्या है, गैस है। ठीक है, ये सब क्या है, गैस है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्लाज्मा अवस्था, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो देखिए चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, यानी प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जैसे में एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, सूर्य और तारों
की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ठीक है, यानी कि सूर्य और तारों की ऊष्मा होती है ना, वह प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्थाएं। तो देखिए, बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। देखिए, वर्ष 1920 में भारतीय विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ तो देखिए गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल आप लोग को बता दूं। मान लीजिए एक ठोस है, ठीक है, एक ठोस वस्तु है, जब उसको हम गर्म कर दिए तो वह द्रव अवस्था में बदल गया। ठीक है, और थोड़ा और गर्म कर दिए तो वह किस अवस्था में बदल गया? गैसीय अवस्था में। और उसको और हीट करेंगे, ठीक है, और उसको हीट करेंगे तो वह किस अवस्था में आ जाएगा? प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, जब प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। ठीक इसके उल्टा, यानी कि माइनस, मान लीजिए -50 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठीक है, तो यह कौन सी अवस्था में आ जाएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में हम लोगों ने भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं समाप्त कर दी। अब हम अगले वीडियो में रासायनिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। तो आप लोग को कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।